और ये साहब, ये जो नारा लगाया गया है कश्मीर इलेक्शन के लिए कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, कश्मीरियों का खून बेच दिया और अब वो आज़ाद कश्मीर भी उनके हवाले कर देगा, ये जो नारा इलेक्शन में लगाया जा रहा है, कश्मीर कॉज को इससे कितना फ़ायदा पहुंच रहा है? देखें, सरदार अब्दुल कयूम खान साहब जो थे ना जी, 1970 से पहले वो कहते थे कि खुदा के लिए कश्मीर में ये तुम अपनी गंदी पॉलिटिक्स मत लेके आओ, तुम इस कॉज को ख़राब करोगे, हमारी सियासी पार्टियां हैं, हमारे साथ चलने दो। इंडिया को तो कहते हो तुम 370 में जहां दखल मत दो, उसको तो कहते हो कि तुम यहां पर जो 35A जो है, और आपने वहां जाके अपनी सारी नफरत वहां फैलाई हुई है और सब कुछ किया हुआ है। अजीबोगरीब मैं नारे सुन रहा था, मैं कश्मीरी हूं, नस्लन कश्मीरी हूं। हाँ। इंदिरा गांधी कौन थी? वो भी तो कश्मीरी थी, नस्लन कश्मीरी थी। नेहरू कौन था? नस्लन कश्मीरी था। बांग्लादेश का दखल किसने गाया? मैं आपने वो लोग जो कहते थे पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जो खून देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, वो जो बुरहान वानी की कल बरसी हुई है, उसने कहा हम अल्लाह उसके रसूल के लिए खून देंगे। आपने इतनी गंदी और अब मैं यूके जाता हूं, जब मैं हैरान होता हूं, इसी बुनियाद के ऊपर पूरी आपने कश्मीर कॉज तबाह बर्बाद कर दी। पाकिस्तान ने उस कश्मीर कॉज का सत्यानाश किया है वहां पर अपनी सियासी पार्टियों को एंट्री देके। वो अलहदा, जब तक आपने उनको अलहदा तशख्खुस क्यों रखा? आप कहते हैं मैं सूबा नहीं बनने दूंगी, आप क्या करने जा रहे हो वहां पर? आप किस खाते में जा रहे हो? आप उनको अलहदा रहने दो। फिर मुस्लिम लीग नून क्यों है? फिर पीपल्स पार्टी क्यों है? फिर तहरीक इंसाफ क्यों है? आपने तमाशा बना दिया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों का। असल मसला यह है, सरदार अब्दुल कयूम आंसुओं से रोते थे, वो कहते कि मत लाओ इसका पॉलिटिक्स को, आप कश्मीर को तबाह कर दोगे, और वही हुआ, आज तबाह बर्बाद है। आप एक को गाली देते हो, तुमने बेच दिया, वो कहता है तुमने बेच दिया, वो कहता है तुमने बेच दिया। किस पर इल्जाम नहीं है कश्मीर फरोशी का? यार किस पर इल्जाम नहीं है? तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई जो है वो मुहिब वतन है ही नहीं। पाकिस्तान में सारे कश्मीर फरोज हैं, पाकिस्तान में सारे गद्दार हैं, पाकिस्तान में सारे वो लोग हैं जो अपने आप पे चलते हैं, अपने वफादार। आप कितने कौन है जो कश्मीर के साथ नॉयल रहा है? इन सारे इनके लीडरों के बयान अगर उठा लीजिए जाए। सही है। और ऐसा जो अभी मैंने बात की थी, मुझे सर ये बताइए कि वहाँ हर शख्स की ज़बान पर एक ही नारा है, और ऐसा लगता है कश्मीर का सबसे बड़ा मसला करप्शन रहा है। आज तक जितनी हुकूमतें बनी हैं, लोग उनसे नाला रहे हैं क्योंकि उनके बुनियादी जो मसाइल हैं वो हल नहीं हुए और चीज़ें करप्शन की नज़र हो जाती हैं। और ऐसा आप किस तरह से आप देख रहे हैं अभी तक की जो मुख्तलिफ हुकूमतों की परफॉर्मेंस है कश्मीर में? देखिए, कश्मीर का जो ओवरऑल आप बजट मेकिंग साइज और एडमिनिस्ट्रेशन का साइज देखें ना, स्टाइल देखें, तो आपको पता चलेगा कि कश्मीर में करप्शन जो है वो ऑटोमेटिक होनी है। बजट मेकिंग वहाँ नहीं होती, आप उसको ग्रांट देते हैं, आप उसको पैसा देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सूरत हाल यह है कि आप वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट से वहाँ चीफ सेक्रेटरी भेजते हैं, फेडरल गवर्नमेंट से आप IG भेजते हैं, नीचे बेचारा वो जो बंदा जो होता है वो ऐसा प्रमोटर डिप्टी कमिश्नर लगता है। तो ये एक ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर अकाउंटेबिलिटी का तस्वर है वो नहीं आ पाता। जब आपको पता होगा कि आपने इस इलाके के अंदर इतनी टैक्सेशन करनी है, इतना फंड्स इकट्ठा करने हैं, उसके बाद इतना इस्तेमाल करना है, तो आपको पता होगा, फिर आप उस तरह अकाउंटेबल बनाएंगे। आप एक रिमोट कंट्रोल मैनेजमेंट के तहत उसको चला रहे हैं। मैं ये बहुत ज़्यादा बातें करना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाती हैं। तो असल मसला यही है कि हमेशा करप्शन वहीं आती है कि जहाँ सिस्टम के अंदर इनहेरेंट तौर पर वो आपकी मौजूद ना हो। आपने यहाँ से इस्लामाबाद से बैठ के आपने एक जगह से आपने कहा जी इतनी रोडें बना दो, इतना वो बना दो, ठेका भी वहाँ से दिया, फलाना भी वहां से लिया, फिर वो चीजें भी आई, ग्रांट भी वहां से आई, तो अकाउंटेबिलिटी तो इस्लामाबाद में हो जाएगी। और जब वो होगी वहां पर रिमोट हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा काम। कश्मीर को कई दफा हमने देखा है कि उनको इंडिपेंडेंटली चलने दें, चलाने दें। बस देखे ना, मंगला के इशू के ऊपर आपका झगड़ा है ना, ठीक है, तो आप क्यों नहीं हल करते कि बजाय इसके कि उनके मंगला का पैसा जो है वो आप पहले खुद इकट्ठा करके फिर उनको आप ग्रांट के तौर पे दें। उन्हें कहें कि ठीक है, हमारा आपका एग्रीमेंट है, हम आपको मंगला का पैसा देते हैं, आपको जैसे चाहे खर्च करें, उसको उजाड़ें, तबाह करें, कुछ करें, लेकिन उसको चूंकि हमने कश्मीर को बुनियादी तौर पर हम स्ट्रेटेजिक एरिया समझते हैं, तो स्ट्रेटेजिक एरिया की वही रूल्स हैं कि जो अंग्रेज ने 1773 में बनाए थे, फिर 1857 में बनाए थे, फिर 1920 में बनाए थे। यही हाल हम बलूचिस्तान के इलाके का करते रहे हैं, यही हाल हम जो है वो अपना उनका ट्राइबल एरिया का करते हैं। हमने उनको एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया समझा हुआ है, हम पार्ट एंड पार्सल नहीं समझते। यही वजह है कि वहाँ करप्शन का सिस्टम बिल्ड होता है, ना किसी और चीज़ का। ठीक बोलते हैं सईद काजी साहब। सर ये बताइए कि परवेज़ इलाही साहब के शिकवे इमरान खान से हुआ करते थे और
लोग कहते हैं कि जी मोना सिलाही को वजारत ना मिला भी एक वजह थी और अक्सर इस पर नाराज़ रहती थी। और मोना सिलाही खुद तो बड़े सख्त नाला थे, प्राइवेट मीटिंग्स में इमरान खान के हवाले से कई बातें वो करते रहे। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब मोना सिलाही की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का होना परवेज़ इलाही साहब की मौजूदगी में, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आप क्या देखते हैं? देखें, इमरान खान साहब जो हैं, ही इज़ लर्निंग द वेज ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स नाउ। और यहाँ पे क्या होता है, नाराजगी क्या होती है, क्या नाराजगी पुट्टी हो गई है, क्या है, नजरियाती मसला है, मसला क्या होता है, वजारत दे दो, या अब जिस दिन वजारत मिल जाए अवाम के हकूक पूरे हो जाते हैं, वजारत ना मिले तो अवाम नाराज है, और ना कोई अवाम का लेना ना देना ना गल ना बात। देखे ना, इनको मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो कातलों में डाला हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, और खुद अपने यानी उसने प्रिडिक्ट किया हुआ था, और फिर वही जरदारी साहब हैं जिन्होंने उनको डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और उनको पता है वो किधर से उन्होंने इशारा आना है और वही कुछ करना है उन्होंने। ये तो बिलावजह पता नहीं मियां नवाज शरीफ साहब को किसने ये पट्टी पढ़ा दी, परवेज रशीद साहब नजरियात को कहाँ से लेके आ गए। और अब ये राना साहब हमारे बुजुर्ग दोस्त भी हैं, मैं तो खुद इनके भाई जो हैं उनका भी बड़ा मेरे दोस्तों में से हैं। तो बात यह है कि यहाँ पे 68-69 के बाद पीपल्स पार्टी की बड़ी असद पीपल्स पार्टी के तहलील होने के बाद यहाँ इशराफिया की सियासत चल रही है और 30 साल चली है, खास तौर पर 89 के बाद सोवियत यूनियन के निजाम के बाद जो सियासत है उसमें बिजनेस आ गया। इट्स अ बिजनेस प्रपोजिशन। अब बिजनेस प्रपोजिशन के तौर पर होता है, ये इन्होंने खुसरो बख्तियार साहब का ठीक नाम लिया कि जनाब वो छोटे भाई मिल चला रहे हैं, बड़े भाई जो है इंशाल्लाह दीगर मामलात देख लेंगे हुकूमत में आके। यही पहले होता रहा है, यही अब होता रहा है। तो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि यह सियासत नजरियात के मकबरों पर हो रही है, ये नजरियात को दफना के हो रही है सियासत जो है। तकरीबन ये जो 85 से जो ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ था और ये जो जहरीले पौधे थे, ये उसकी एक्सटेंशन है। ज़िया साहब सियासी तौर पर जिंदा है और हर पार्टी में जिंदा है, और इन्होंने कबूल कर लिया है। अवाम पे इनका कोई फेथ नहीं है। सही। ये अब जोड़ तोड़ की सियासत होगी, एस्टैब्लिशमेंट जाहिर है उसका। जब आप अवाम की नजरियाती सियासत नहीं करेंगे, अवाम का रेला आपके पास नहीं होगा, तो आपको किसने ये मशवरा दिया कि इस हालात में आप एस्टैब्लिशमेंट से लड़ पड़े? 4 बंदे आप इकट्ठे नहीं कर सकते, पैसे दे के जो है बिरयानी की देगों पे आप लोगों को बुलाते हैं, और वोट की जो मैनेजमेंट होती है और जितना माशाल्लाह इंटीग्रिटी हमारे इलेक्शन कमीशन की बातों में मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं राना तनवीर साहब। तो मैं लेकिन पहले औरिया साहब मुझे ये बताइए कि कुछ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत को कम नहीं किया जा सका। आज मज़हर अब्बास साहब ने भी इस पर लिखा। क्या आपके ख्याल में आप इसे इत्तफाक करते हैं कि सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त ये है, और इलेक्शन के पस मंज़र के पर्सपेक्टिव में, कि जी नून लीग की मकबूलियत को इतना कुछ करने के बाद भी कम नहीं किया जा सका पंजाब? कैसा है? देखें, अक्सर का होता यह है कि चीज़ें जो हैं वो लोगों की परसेप्शन के अंदर जब आती हैं तो उनको बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया जा सकता है। राना तनवीर साहब जहाँ बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, अक्सर मैं नून लीग वालों से ये इख्तलाफ करता हूँ कि वो कहते हैं कि वोट बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ का है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि नवाज शरीफ के साथ उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आज़म लगा दो, मैं देखता हूँ कैसे वोट आता है। मसला सर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस दिन उन्होंने वो बनाई थी ना जेल रोड, उस दिन एक चेंज आया था परसेप्शन का नवाज वोट के बारे में, कि एक बंदा जो है वो एक काम करता है, किसी को जो भी है उसका। हमारा अख्तलाफ हमेशा इन लोगों से यही रहा है कि एक जेब में इनके यहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं और दूसरी जेब में सोल्यूशन होते हैं। प्रॉब्लम भी इनके अपने लिखे होते हैं, सोल्यूशन भी इनके अपने लिखे होते हैं, ना पब्लिक से पूछते हैं। ये हमारा अपना अख्तलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मसलिक तौर पर यह बात तय है कि आपने, और ये खौफ जो है हर बड़े लीडर के दिमाग में होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिमाग में ये खौफ था कि गुलाम मुस्तफा खान अगर 3 दफा और शेर पंजाब के नारे सुन गए तो उसके बाद वो मेरे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। भुट्टो के मुकाबले में कौन खड़ा हो सकता था? इसलिए इमरान खान के अंदर भी एक इनहेरेंट, मैं साइकोलॉजी का तालिब इल्म, एक इनहेरेंट खौफ सा है कि ये जो लाहौर है ना, इस लाहौर के अंदर एक ऐसी आवाज़ अचानक लोगों को अचानक खुमार आ जाए और समझे कि बुज़दार से बड़ा लीडर को नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो जाएगा? तो एक जानदार क़यादत बहुत ज़रूरी होती है, और वो जानदार क़यादत पंजाब को नहीं मिली। सच्ची बात है, मैं सब बैठे हुए खुल के बात करता हूँ। मेरा उस जमाने का मैं जानने वाला हूँ बुज़दार को, उनके वालिद को जानने, जब मैं डीसीसीबी होता था, और ये लोग क्लोरलाई में सिब्बी में आया करते थे सारे, क्योंकि बुज़दारों का कबीला वहाँ था। शरीफ लोग हैं, सब कुछ है। तो पंजाब में लेकिन मसला ये है कि बुनियादी तौर पर